हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से बीपीएससी के जरिए पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हुआ हूं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए सारे के सारे सवाल हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको देखने के बाद आपको बीपीएससी के जरिए पूछे गए सारे सवाल का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस बेस पे ये सारे सवाल पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन के लिए एक शायरी आप लोगों के दरमियान पेश कर रहा हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगी कभी मत सोचो, कल क्या होगी कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दूसरा, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, मंजिलें मिले यह तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। बहुत बेहतरीन कंटेंट बना करके मैं आप लोगों के बीच आया हूं और उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आएंगे, इसलिए आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए। पहला सवाल, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अधिकतर नरमपंथी नेता किस किस क्षेत्र से थे। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से थे? शहरी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी कौन से ऐसा नेता थे जो उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे भाई? नरम दल के नेता थे। और बाकी बाल गंगाधर तिलक ये भी गरम दल के थे, मदन लाल ये भी गरम दल के थे, और ये उद्धम सिंह ये भी क्या थे? ये गरम दल के नेता थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव अधीन कब से आया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव अधीन कब से आया। यानी पूछ रहा है कि गरमपंथियों का वजूद, वर्चस्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कब से आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 के बाद कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। यानी 1907 में जब हाथापाई कांग्रेसी नरम दल और गरम दल के बीच हुआ, लात घुसे चले, उसके बाद गरमपंथी काफ़ी एक्टिव हो गए और उनका इनमें अपना दबदबा दिखने लगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। यह सवाल है तो अरविंदो घोष गरम दल से पूछ रहा है। तो आपको ख्याल रखना है कि गरम दल से जो थे वो अरविंदो घोष थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस बनर्जी ये सब क्या थे? नरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस बनर्जी। और गरम दल के जो नेता थे अरविंदो घोष थे, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है और सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाना था, किसे नहीं जाना जाता था? यानी बाकी सब के सब जो है गरम दलीय होंगे और एक ऐसे नेता होंगे जो क्या होंगे, नरम दल के होंगे। तो किसे नहीं जाना जाता था नरम दलीय के तौर पे? तो देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे, गरम दल के नेता थे। और बाकी दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब के सब क्या थे, नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की कौन सी पद्धति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। उनकी जो पद्धति थी आंदोलन करने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके अपने हक हुकूक की बात किया करते थे नरम दल के लोग। लेकिन वही गरम दल के लोग जो थे वो जुलूस, हड़ताल और उसके बाद है ना मारपीट पे भी उतारू हो जाते थे, जान लेने पे भी। तो ये गरम दल के नेताओं के अंदर इस तरह के जोश जुनून हुआ करते थे। चलिए, और ये चाहते थे नरम दल के लोग कि ये अंग्रेज़ों के अधीन रह करके अपने हक अधिकार को लिया जाए। जी, यही फ़र्क था इन दोनों में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। इनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कर रहा है सवाल, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या करा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। कब से जाना जाने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप ही बता सकते हैं कि इनको कब से जाना जाने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर WC रैंड तथा फ्लिटनेंट आयर्स्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। यानी कहने का सेंस ये है कि जब उन्हें प्लेग कमिश्नर WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया था तो उनको 18 माह की एक कठोर जो है कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और जब वो जेल से बाहर आए तभी से वो नेशनल हीरो बन गए, है ना जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल क्या कह रहा, जरा समझिए। कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 इयर्स की, यानी 6 सालों की जेल 1908 में इनको हुआ था और 1914 तक वो जेल में रहे थे। कहाँ रहे थे वो भी सवाल आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल की सजा किस जेल में दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडले जेल, म्यांमार में दिया गया था। मांडले एक जेल था, वो म्यांमार में है आज के ज़माने में, और उन्हें सज़ा जो दिया गया था वो म्यांमार के जेल मांडले जेल में दिया गया था। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। किस वर्ष VD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष पूछ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में VD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा सवाल, जरा समझिए। सवाल कर रहा कि VD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? कब से कब तक रहे थे? तो इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा 1937 से लेकर के 1942 तक वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1994 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना। तो ये जो किया था ये विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने किया था। कब किया था? 1994 में। और किसकी स्थापना किया था? तो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए और इसका आंसर बताइए। मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। ये दोनों मिल करके किए थे। क्या किए थे? तो मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल। आंसर हो जाएगा 1899 में किया गया था। गुप्त नामक संस्था की स्थापना कब किया गया था? 1899। महाराष्ट्र सावरकर और वीडी सावरकर विनायक दामोदर दास सावरकर इनका फुल नाम है द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी मित्र मेला 1904 में चल करके क्या हो जाता है? गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन समिति अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन समिति अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने संगठित किया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 को। एक सेकेंड, चलिए तो बिल्कुल सही है। ये कब किया गया था? तो 1908 को किया गया था। अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की समिति अंग्रेजों ने मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? वीडी सावरकर ने। और मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1908 होगा, 30 अप्रैल 1908, है ना। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास किया था? तो कहाँ किए थे ये लोग? मुजफ्फरपुर में किया था। कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। किंग्स फोर्ट पर किन किन लोगों ने बम फेंकने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने।
चलिए के स्क्रीन पे है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। कौन संबंधित थे? तो लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग जिम्मरमैन योजना से संबंधित थे, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। जरा इसके बारे में जानिए कि जिम्मरमैन योजना ये क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त तथा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे और इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। कौन सी कमेटी की स्थापना किए थे? तो बर्लिन कमेटी की स्थापना इन लोगों ने मिलकर किया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन.एस. हार्डिकर ने। एन.एस. हार्डिकर ने। चलिए एन.एस. हार्डिकर ने किया था। नेक्स्ट जरा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, जरूरी है। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो एस.एन. हार्डिकर ने। जरा इसके बारे में और नॉलेज जुटाइए। हिंदुस्तानी सेवा दल या हिंदुस्तानी सेवा मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। यानी इस संगठन के जो सदस्य थे वो गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए जरा। अगला सवाल, किस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे? अभी मैं बताया हूं, और यही संगठन थे हिंदुस्तानी सेवा दल। क्या था? हिंदुस्तानी सेवा दल यानी संगठन के सदस्य क्या करते थे? गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते जी। अगला सवाल, चलिए पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा सवाल, जरा पढ़िए। किस संगठन ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो कौन सा संगठन था जो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना युवक संगठन। पटना युवक संगठन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कर रहा है सवाल, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को किसे बोला गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ये क्या थी, जरा इनके बारे में जानिए। बहुत ही महिला जाबाज थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांति कानपुर में एक संगठन हुआ था। अच्छा, मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे और सोराबजी करामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देश भक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई
और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कोलकाता फ्लैग का परिवर्तित रूप था और इन्हें भारतीय क्रांति की मां यानी मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। तो इसके बारे में मैडम भीखाजी कामा के बारे में आप लोग जान रहे थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को सर्वप्रथम कहाँ फहराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 31। मैडम कामा ने सर्वप्रथम तिरंगा ध्वज जर्मनी के स्टुटगार्ट में कब फहराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जरा इसके बारे में और जो है थोड़ा सा जानिए। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA शॉर्ट फॉर्म नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इसके संस्थापक कौन कौन थे आगे बता रहा हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन लोग थे? तो चलिए आपके स्क्रीन पे है, अब आप बताइए कि कौन कौन लोग थे उसमें। तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से मैं ये सारा कंटेंट जुटाया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और नए टॉपिक पे मैं कुछ ले करके आऊँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी बात आपकी सुनी जाएगी और मैं ज़रूर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।